हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ठीक है। और सिटीजनशिप कैसे मिलता है और कैसे लूज़ किया जाता है वो सब कुछ देखेंगे नीचे में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ ही बातें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ज़रूरी नहीं है, तो वो हम बता देंगे क्या क्या ज़रूरी है इसमें। और बहुत छोटा चैप्टर है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। हर क्लासेस के पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे, तो वहाँ पे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, तो वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। और अगर वीडियो समझ आए, जो भी जिस वजह से भी वीडियो को देख रहे हो वो फुलफिल हो जाए, तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना और इसको शेयर भी करना। ठीक है। और कमेंट करके बताना क्या कि जो भी है अच्छा लगा तो बताना, या फिर कुछ डाउट है तो भी पूछ सकते हो वहाँ पे। चलो ठीक है। पार्ट 2 में क्या सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप में टोटल 5 से लेके 11 तक आर्टिकल है सिटीजनशिप में। ठीक है। आर्टिकल 5 में क्या है, सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप सीपी से सिटीजनशिप लिखा है हमने। तो इसमें 3 बातें हैं, आर्टिकल 5 में 3 बातें हैं। पहला कि सिटीजनशिप किसको मिलेगा, कोई भी वो जो जिसको भी सिटीजनशिप चाहिए, या तो वो बॉर्न इन इंडिया होगा, इंडिया डोमिसाइल इंडिया का होना चाहिए, वो डोमिसाइल इंडियन डोमिसाइल उसकी होनी चाहिए, बॉर्न इन इंडिया होनी चाहिए। दूसरा, या तो उसके मम्मी या फिर पापा, पेरेंट्स में कोई भी मदर या फिर फादर उसके इंडियन ऑरिजिन के होने चाहिए। और तीसरा क्या है, मदर या फिर फादर इंडियन ऑरिजिन, ये इसमें डोमिसाइल। और तीसरा क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जब आया, हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 5 ईयर्स आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि वो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसके बाद वो कंटिन्यू 5 साल तक यहाँ पे एक निवासी बन के रहा। ठीक है। तो फिर उसके बाद उसे सिटीजनशिप यहाँ की मिल सकती है। फर्स्ट में डोमिसाइल ऑफ इंडिया, बॉर्न इन इंडिया, जो भी है सेम ही है। सेकंड में कि मदर फादर इंडियन ऑरिजिन होना चाहिए। थर्ड में क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो 5 साल तक, कॉन्स्टिट्यूशन आया जिस दिन से, तो उसके बाद से वो 5 साल तक यहाँ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के रूप में रहा है, तो उससे मिल जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 5 में बस यही 3 बातें हैं। और वैसे इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो सिर्फ कीवर्ड पकड़ लेना, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पकड़ के याद कर लेना। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। आर्टिकल 6 में क्या है, पाकिस्तान से इंडिया है, और आर्टिकल 7 में क्या है, इंडिया से पाकिस्तान गए गए और उसके बाद फिर आए, क्योंकि गए तो फिर तो गए हो गया, गए तो गए 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 वाला हो गया, फिर तो गए तो जहाँ गए वहाँ का सिटीजनशिप मिलेगा, इंडिया का थोड़ा ना मिलेगा। और यहाँ पे बात हो रही है यहाँ का सिटीजनशिप की, तो जाएंगे तो फिर आएंगे ना, तो आएंगे तब उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी ना, उन्हें चाहिए होगा तो। ठीक है। यहाँ पे इंडिया से पाकिस्तान गए और गए के बाद फिर आए, आर्टिकल 7 में। ठीक है। गए गए के बाद फिर आए, तो गए 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 हो जाएगा वो। चलो, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से इंडिया आए, तो कोई है जो पाकिस्तान में रह रहा है, उसे लगा कि अरे अब ये फालतू देश में रहने से बेटर है जाके इंडिया में रहो, खुशी एकदम खुशी खुशी रहो, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, और क्या मैं इधर लोग के बीच में बैठा हूँ। चलो, उसको वहाँ मन नहीं लगा, उसको मन किया इंडिया आने का और यहाँ पे उस बसने का, तो पाकिस्तान से इंडिया आएगा, तो उससे सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, आर्टिकल 6 के तहत उसे सिटीजनशिप मिलेगा, आर्टिकल 6 के तहत। और आर्टिकल 7 क्या है, इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर आए, मतलब कोई इंडिया का निवासी है, मतलब कोई इंडिया में रहता है और वो पाकिस्तान गया, उसे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई होगी, जो भी उसकी मर्जी होगी वजह होगा, वो पाकिस्तान गया। पाकिस्तान में गया, फिर उसको दिमाग ठिकाने आया कि क्या मैं गधेरों के बीच में आ गया हूँ, मुझे चाहिए अपना घर, अपना प्यारा घर चाहिए, होम स्वीट होम। तो फिर वो पाकिस्तान तो यहाँ से गया, जब उसके दिमाग ठिकाने तो वापस उसको इंडिया आना है। तो ये क्या हो गया, पाकिस्तान से यहाँ से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर इंडिया आया, तो इसे जो सिटीजनशिप मिलेगी ये आर्टिकल 7 के तहत मिलेगी। आर्टिकल 6 में क्लियर है, पाकिस्तान से इंडिया आया, एक ही बार यहाँ पे हो रहा है 1। अब आर्टिकल 7 क्या है, यहाँ से वहाँ गया, फिर वहाँ से यहाँ आया, तो उसे मिली है आर्टिकल 7 से, आर्टिकल 7 के तहत उसे सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है। क्लियर हो गया दोनों में अंतर क्या है। क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आता है तो ऐसा परेशान मत हो कि ऐसा कन्फ्यूजन कि कौन में क्या था, कौन में क्या था, कौन में क्या था। ठीक है।
बस पढ़ लो। वैसे याद करने में इसमें क्या ऊपर वाले में याद रखना और नीचे वाले में ऐसे याद रखना कि एक स्टेप है तो ऊपर वाले में है, दूसरा स्टेप है तो दूसरे टाइम, दूसरा ये जिसमें 2 स्टेप है तो वो दूसरे नंबर पे आ रहा है, एक स्टेप है तो ऊपर वाले नंबर पे आ रहा है। ठीक है। आर्टिकल 8 में क्या है, NRI। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये मूवीज़ वगैरह में सुनो ना, NRIs है। तो NRIs वो होते हैं जो कि है तो यहीं के, लेकिन अभी वो बहुत टाइम से बाहर रह रहे हैं, इंडिया के बाहर रह रहे हैं, तो उन्हें वो सिटीजनशिप देने के लिए वो आर्टिकल 8 के तहत दिया जाता है यहाँ के लेकिन रह रहे हैं बाहर काफ़ी टाइम से। ठीक है। आर्टिकल 9 में क्या है, हाँ आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक में है कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, इसमें है मिलेगा। और आर्टिकल 9 में क्या है, कैसे नहीं मिलेगा, मतलब कैसे छीन लिया जाएगा, न से नहीं। और नहीं से याद रखना कि न वाला में छीन लिया जाएगा, न से नहीं मिलेगा, और न हो गया, और फिर नहीं मिलेगा मतलब छीन लिया जाएगा। तो आर्टिकल 9 में क्या है कि कैसे सिटीजनशिप खत्म होगा। पीपल अक्वायरिंग अदर कंट्रीज सिटीजनशिप नॉट टू बी इंडियन सिटीजन। ये हमारा इतना बड़ा गैप काहे लग गया कभी कभी। ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 9 में क्या है कि पीपल जो लोग अक्वायर कर लेते हैं दूसरा का सिटीजनशिप, तो देखो अपनी मर्जी से वो अगर कहीं जाके किसी देश का सिटीजनशिप ले लिया, यहाँ से कनाडा का और वहाँ का सिटीजनशिप उन्होंने अपनी मर्जी से ले लिया, तो और यहाँ पे उन्होंने मतलब जो भी रीज़न बताया ना बताया जो भी वजह हो, वहाँ का अगर उन्होंने ले लिया तो यहाँ पे इंडिया का सिटीजनशिप उसका अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। ये तो गलत बोल दिया मैंने देखो सिंगल वैसे नहीं, वैसे सिंगल सिटीजनशिप वैसे नहीं होता है। ठीक है, उसको बाद में समझाते हैं, पहले आप सुनो कि अगर उसने अपनी मर्जी से किसी और देश का सिटीजनशिप ले लिया तो इंडिया का सिटीजनशिप उसका अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और ये सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप होता क्या है, इसको पहले समझते हैं। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ है, सिंगल सिटीजनशिप हमारा प्यारा भारत इंडिया में है, फॉर एग्जाम्पल सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में है, और डुअल सिटीजनशिप USA में है। सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में कहाँ से लाया गया है, कहाँ से लिया है, UK से हमने लिया है इस चीज़ को, UK से। अभी हमने ये पढ़ाया नहीं है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। UK से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप में क्या होता है कि देखो इंडिया का जो सिटीजनशिप है, हम लोग कौन है, हम लोग इंडियंस हैं। अब कोई थोड़ा ना बिहार का जो है, फिर MPs का जो है, UP का है, तो वो बोलेगा कि मेरे पास 2 सिटीजनशिप है, एक तो मैं इंडियन हूँ और ऊपर से मैं बिहारी हूँ, ऊपर से चाहे तो मैं मराठी हूँ, ऐसे तो नहीं बोलेगा, महाराष्ट्रियन हूँ। हाँ तो सिंगल सिटीजनशिप है, सब ऐसे बोलेंगे कि मैं इंडियन हूँ। लेकिन USA में क्या है कि 2 ड्यूल सिटीजनशिप है। ड्यूल सिटीजनशिप मतलब एक तो उनकी कंट्री का सिटीजनशिप उसे मिला हुआ, एक तो वो जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का भी सिटीजनशिप है उस। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंडिया का है, इंडिया तुम इंडियन हो, हाँ इंडियन है, तुमसे ये नहीं कुछ पूछेगा कि तुम इंडियन तुम्हारी सिटीजनशिप है, तुम्हारी दूसरी सिटीजनशिप क्या है, कौन से स्टेट के हो तुम, वो स्टेट के मतलब तुम रहने वाले हो, वो सिटीजनशिप नहीं है तुम्हारा, सिटीजनशिप तुम्हारा इंडियन है। ठीक है। लेकिन वही USA में क्या होता है, कंट्री का भी सिटीजनशिप होता है और स्टेट का भी सिटीजनशिप होता है। ठीक है। तो ये है। और ड्यूल सिटीजनशिप का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप तो इंडिया के भी निवासी हो और USA के भी निवासी हो, ये कोई भी देश में नहीं होगा, मतलब कोई भी ऐसा थोड़ा ना, कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा। ड्यूल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि एक तो देश के निवासी हो, एक वहाँ के उस देश का जो राज्य है वहाँ का भी निवासी, वहाँ का भी सिटीजनशिप मिलेगा, ये ड्यूल होता है। ड्यूल का मतलब ये नहीं होता है इंडिया के भी हो, कनाडा के भी हो, इंडिया USA के भी हो, और कहाँ चले जाए, चलो अफ्रीका के भी हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ये ड्यूअल सिटीजनशिप ये इसको नहीं कहते हैं। ठीक है। ये कन्फ्यूजन मत रखना, ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब 2 देशों का वो सिटीजनशिप रखता है, नहीं, एक ही देश का रखता है, लेकिन एक देश का भी है और उस देश के स्टेट का भी वो सिटीजनशिप है, तो दो सिटीजनशिप उसके पास है, वैसा वाला, 2 देश का नहीं है। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। और
तो आर्टिकल 9 में क्या था कि अगर लोग किसी और देश का सिटीजनशिप ले लेते, जैसे इंडिया से कोई कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया अपनी मर्जी से, तो उसका अपने आप इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 10 में क्या है, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप का जो राइट है वो कंटिन्यू रहेगा, मतलब ऐसे कोई इसको छीन नहीं सकता। कल कोई आके हमको नहीं कह सकता कि तुम इंडियन नहीं हो आज से, ठीक है, हम इंडियन है तो इंडियन है, हमारे ये राइट है। आर्टिकल 11 में क्या है, जब तक वो लूज़ हम ना कर दे तब तक सिटीजनशिप को, जब तक हम लूज़ ना करते, लूज़ 3 बेसिस पे किया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 11 में क्या है, पार्लियामेंट कैन चेंज द लॉ ऑफ सिटीजनशिप, जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉज में चेंजेस या फिर कुछ भी किया जाएगा तो उसका कौन करेगा, वो पार्लियामेंट करेगी, संसद करेगी, पार्लियामेंट करेगी। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी हाथ नहीं है, उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का। देखो पार्ट 1 में भी स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी इनका रोल नहीं था स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट 1 में भी, और सेम पार्ट 2 में भी स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी रोल नहीं है। सिटीजनशिप में कुछ भी अमेंडमेंट चेंजेस कुछ भी करना होगा पार्लियामेंट करेगी, ठीक है, सिंपल। और यहाँ तक तो ख़त्म हो गया। इसमें इम्पोर्टेंट वैसे तो बस समझ लो, इसमें इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ भी ऐसा कोई आर्टिकल नहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, लेकिन समझ लो 9 वाला तो हमने याद करवा दिया, 9 से 9, ठीक है। चलो, सिटीजनशिप ग्रांटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सिटीजनशिप को ग्रांट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बस इसको एज ए वन लाइनर याद रखना, सिटीजनशिप कौन ग्रांट करता है, होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा सिटीजनशिप को ग्रांट किया जाता है। सिटीजनशिप केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, कब आई सिटीजनशिप इफेक्ट में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब आया, कब आया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब से ही सिटीजनशिप भी आया, ठीक है। सिटीजनशिप केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 विद द कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग टू फोर्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तब। इसीलिए सिटीजनशिप प्रोविजन एप्लीकेबल, सिटीजनशिप का जो प्रोविजन कब से अप्लाई होगा, 26 जनवरी से अप्लाई होगा, क्योंकि 26 जनवरी को ही आया है तो 26 जनवरी 1950 से ही अप्लाई होगा, ठीक है। और चलो कुछ थोड़ा सा पीछे चलते हैं थोड़ा। वैसे तो हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, हमारा देश आज़ाद हो गया था, और पार्टीशन भी हो गया था, आज़ाद भी हो गया था, पार्टीशन हो गया था, सब कुछ इसमें हो गया था। तो जब पार्टीशन हुआ तो लोग इधर बना लो पाकिस्तान और इधर बना लो इंडिया, तो पार्टीशन हुआ तो लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ठीक है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ऐसा हेवी मतलब ह्यूज स्केल पे लोग आए और गए जब पार्टीशन हुआ। तो उस वक्त कोई रोक टोक तो नहीं था बॉर्डर पे कि वहाँ जाने के लिए कुछ पूछना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान में जाने के लिए कुछ पूछना, कोई रोक टोक नहीं था, कोई बॉर्डर पे रोक टोक नहीं था, ठीक है। लोग आ रहे हैं अपनी मर्जी से, जा रहे हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। पार्टीशन के टाइम, पार्टीशन के 1 साल, ये देखो ये जो मैं बता रही हूँ उसको याद नहीं रखना है, सिर्फ इसको सुनो और बस सुनो, बस कुछ नहीं। 1947 में आज़ाद हुआ तो पार्टीशन हुआ, तो सब लोग आए गए बहुत हेवी स्केल पे। 1948 तक 1 साल तक ये आना जाना कंटिन्यू रहा, मतलब कुछ लोग आते गए कुछ लोग जाते गए, ये बिना कोई रोक टोक का आ जा रहे थे। अब जुलाई 1948 में क्या हुआ कि एक परमिट सिस्टम लगा दिया गया। जुलाई 1948 में क्या, 1948 तक तो आ जा रहे थे कोई भी, जुलाई 1948 में ये सब याद नहीं रखना है, बस सुनो, परमिट सिस्टम लगा दिया गया, ठीक है। परमिट सिस्टम लगा दिया तो अब क्या हुआ कि अब आने जाने के लिए थोड़ा गवर्नमेंट से पूछना वगैरह पड़ता था, मतलब अब चीज़ें आसान नहीं थी कि आ गया जिसको जब भी मन किया आ गया, कुछ अब सिस्टम लगा दिया गया था कि कैसे कैसे आएगा, कोई यहाँ पे आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक उतना हाई लेवल पर नहीं हुआ था, मतलब जैसे कि अभी है तो वैसा नहीं था, कोई पासपोर्ट कोई वीज़ा ये सब उस वक्त नहीं था। थोड़ा सा परमिट सिस्टम लगा दिया तो कुछ थोड़ा बहुत सिस्टम हो गया होगा, स्टार्ट हो गया होगा। जब सिटीजनशिप आया 1950 में, तब से फिर सही तरीके से सब फिर स्टार्ट हुआ सब कुछ, ठीक है। उसके पहले सिर्फ परमिट सिस्टम, बस एक सिस्टम होगा छोटा सा पूछने के लिए, बस एक दो आई डोंट नो, मतलब उतना डिटेल में मैंने नहीं सर्च किया, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पे सिस्टम लगा दिया गया था। 1950 से फिर अच्छे से स्टार्ट हुआ, चलो ठीक है। फिर 1950 में सिटीजनशिप आया, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो फिर सिटीजनशिप एक्ट लाया गया,
सिटीजनशिप को ऐसे देने के लिए, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट कब आया? 1955 में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया, इसके तहत अब कैसे कैसे सिटीजनशिप मिलेगा, कैसे कैसे लिया जाएगा, ये सब बातें उसमें हुई। ओके, सिटीजनशिप एक्ट सिटीजनशिप जो है वो मतलब जो कैलकुलेट हैगा वो 1950 से होगा, लेकिन एक्ट आया 1955 में, ठीक है। 1955 में इसको इंपॉर्टेंट रखना है, एक्ट आया, और इसको सबसे पहली बार अमेंड किया गया 1986 में। तो अमेंडमेंट भी याद रखना, सबसे पहली बार अमेंड कब किया गया था? एक्ट तो आया 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट 1955 अमेंड किया गया सबसे पहले, इसको 1986 में अमेंड किया गया, और टोटल आज तक 6 बार अमेंड कर दिया चुका है। 1 2 3 4 5 6, हमने 6 का डेट लिख दिया, लेकिन 6 का डेट याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ पहला वाला याद रखना। 1955 तो याद रखना ही है, सिर्फ पहला वाला अमेंडमेंट याद रखना 1986 में हुआ, और लास्ट वाला कि लास्ट में 2019 में लास्ट टाइम अमेंडमेंट हुआ है सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट लास्ट टाइम 6th अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। इसमें क्या हुआ था 2019 में कि बाद में बताएंगे इसको, पहले नीचे, क्योंकि नीचे बताएंगे तभी वो समझ आएगा। चलो, सिटीजनशिप को अक्वायर किस तरीके से करते हैं, सिटीजनशिप मिलता किस तरीके से? तो अक्वायर करने का 5 तरीका है सिटीजनशिप, और लूज करने का 3 तरीका है। पहला तरीका क्या है? बर्थ। अगर जन्म यहाँ का है तो उसके सिटीजनशिप, सिर्फ ये नाम याद रखना क्या क्या है, ठीक है। बर्थ अगर यहाँ का है, यहाँ उसकी जन्म हुई है तो उससे सिटीजनशिप मिलेगी। बर्थ आप 26 जनवरी 1950 से लेके बिफोर 1 जुलाई 1987 के बीच में होना चाहिए। डिसेंट का मतलब यहाँ का वो मतलब निवासी है का मतलब। रिसेंट का मतलब क्या होता है कि तो डिसेंट ये है, देखो बर्थ में क्या है कि आपका जन्म अगर इंडिया में हुआ है तो आप इंडियन सिटीजन हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स यहाँ के हैं या फिर नहीं है, डजेंट मैटर, इसमें पेरेंट का कोई रोल नहीं है। अगर आपका बर्थ इंडिया में हुआ है तो आप इंडियन सिटीजनशिप हो, ठीक है। डिसेंट में क्या है कि आपका बर्थ यहाँ नहीं हुआ है, और लेकिन आपके फादर या फिर मदर पेरेंट्स कोई एक भी यहाँ के हैं, तो वहाँ उसमें भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। आपका बर्थ यहाँ नहीं हुआ है और या फिर आपके फादर या फिर मदर यहाँ पे हैं, उसमें मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि अब बाय रजिस्ट्रेशन में देखते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि 7 years प्लस पेरेंट्स या फिर समवन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। इसमें क्या है रजिस्ट्रेशन में कि आपको यहाँ आके जिसे भी सिटीजनशिप चाहिए यहाँ की, तो उसे यहाँ आके इंडिया में उसे 7 साल रहना होगा और उसे उसके बाद सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन नेशनलाइजेशन में क्या है कि 12 साल रहना होगा। फिर अंतर क्या है दोनों में? रजिस्ट्रेशन में ये है कि 7 साल रहना होगा और उसकी फैमिली में से चाहे उसके मम्मी पापा पेरेंट्स या फिर उसके फैमिली में कोई भी इंडियन ऑरिजिन उसके होने चाहिए, पेरेंट होने चाहिए या फिर समवन ऑफ हिज फैमिली इंडियन ऑरिजिन होने चाहिए, ठीक है। और ये होना चाहिए और वो फिर ये है तो फिर उसे आके यहाँ पे 7 साल ही रहना होगा और 7 साल बाद उसे सिटीजनशिप यहाँ की मिल जाएगी। वहाँ यहाँ का सिटीजनशिप वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और उसे मिल जाएगी। नेशनलाइजेशन में क्या है कि रजिस्ट्रेशन में एक चीज़ और है कि इंडियन ऑरिजिन के हैं लेकिन अभी दूसरे देश में वो रह रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली यही बात हुई ना कि उसके पेरेंट या कोई भी उसके फैमिली मेम्बर या फिर मदर फादर यहाँ के हैं लेकिन वो यहाँ का नहीं है, वो अभी कहीं और रह रहा है, ठीक है, कहीं और रह रहा है कहीं, तो फिर वो आएगा यहाँ पे 7 साल इधर रहेगा और उसके मेरे पापा हैं ही यहाँ पे जो भी मतलब इंडियन ऑरिजिन के हैं ही, 7 साल यहाँ पे रहेगा और रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन नेशनलाइजेशन में क्या है, नेशनलाइजेशन में क्या है कि प्योर विदेश है, इसमें कोई आया विदेशी जो कि उसके ना कोई यहाँ पे फैमिली मेम्बर कभी रहा है, कोई उसका इंडियन ऑरिजिन, कोई उसकी फैमिली में ना पेरेंट्स कुछ भी नहीं है और वो खुद भी कभी मतलब कोई इसका इंडियन से उसका कोई रिलेशन नहीं है उसका कुछ, ठीक है, वो प्योर एकदम विदेशी है।
तो वो यहाँ अगर उसे फिर इंडियन सिटीजनशिप चाहिए होगी तो वो फिर यहाँ आएगा, यहाँ आके 12 साल यहाँ रहेगा, फिर अप्लाई करेगा वो, तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। वो नेशनलाइजेशन में क्या है, बर्थ में क्या है, यहाँ का उसका जन्म होना चाहिए ये डेट के बीच में। डिसेंट में क्या है कि यहाँ का नहीं जन्म हुआ, लेकिन यहाँ का नहीं मतलब बॉर्न है, लेकिन उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स या फिर मदर या फादर यहाँ पे के हैं तो उसे मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि उसके पेरेंट्स मदर या फादर या फिर कोई भी उसकी फैमिली का यहाँ के होने चाहिए और इंडियन ऑरिजिन, और वो और जिसे चाहिए सिटीजनशिप वो यहाँ का नहीं होना चाहिए जो, और वो फिर यहाँ आएगा और यहाँ पे 7 साल रहेगा और फिर वो अप्लाई करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उससे मिल जाएगी। नेशनलाइजेशन में क्या है कि वो बिल्कुल प्योर विदेश है, उसके कोई फैमिली मेम्बर कोई पेरेंट इंडियन ऑरिजिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो खुद भी इंडियन ऑरिजिन नहीं है और वो बिल्कुल विदेश है और विदेशी है और यहाँ पे आएगा 12 साल रहेगा और फिर यहाँ पे सब कुछ मतलब अप्लाई करेगा तो फिर उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। वो नेशनलाइजेशन है। लास्ट क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या है कि अगर कोई टेरिटरी को हम अक्वायर करते हैं, जैसे कि अगर कल कोई जैसे पीओ को क्या अक्वायर कर लिया या फिर नेपाल को, चलो ठीक है नेपाल को अगर हमने अक्वायर कर लिया, ठीक है, तो वो अपने आप वहाँ के जो भी लोग होंगे वो अपने आप इंडियन सिटीजनशिप फिर उनको मिल जाएगा, वो अपने आप इंडियन हो जाएंगे हमारे, वो हम उससे अगर नेपाल हमारा देश हो जाएगा तो हमारा एरिया हो जाएगा तो, ठीक है। ये हो गई टेरिटरी को हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, अपने अंडर ले लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे तो वो वहाँ के जो लोग होंगे वो अपने आप इंडियन सिटीजनशिप हो जाएंगे। हाँ, अभी हम एक और चीज़ बताने वाले थे ना, इसमें क्या था कि 2019 में क्या था ना, क्या इसमें अमेंडमेंट किया गया था कि यहाँ पे जो 12 साल दिया गया है 12 साल, तो इसमें सिर्फ 6 साल, इसमें अमेंडमेंट ये किया गया था कि 3 देश ऐसे होंगे जहाँ से अगर कोई लोग आया तो उसे सिर्फ 6 साल यहाँ पे रहेगा और वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है, 6 साल ही वो रहेगा और वो अप्लाई कर सकता है। 3 देश ऐसे होंगे, यही आया था ये 2019 एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया था वो वाले में। तो वो 3 देश कौन थे, अफगानिस्तान, मैं बोल रही हूँ समझ जाना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो 3 देश से अगर कोई आता है तो वो सिर्फ 6 साल ही रहेगा तो भी उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी, उससे 12 साल रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 3 देशों में से कोई भी नहीं है, इस 3 देशों में से 6 कम्युनिटी के मेंबर होने चाहिए, वो कोई भी उठ के कोई भी नहीं आए, कोई भी का नहीं है, सिर्फ 6 कम्युनिटी का, 3 देशों में से आना चाहिए और वो 6 कम्युनिटी में से होने चाहिए, वो जो भी जिसको भी चाहिए। 6 कम्युनिटी क्या है, पहला हिंदू, काटती हूँ, 6 कम्युनिटीज में से ओहो 6 कम्युनिटीज में से पहला हिंदू, दूसरा क्या है सिख, पारसी, जैन, फिर क्रिश्चियन, फिर बुद्धिस्ट, ठीक है। तो 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें क्या हो गया था कि सिर्फ 6 साल यहाँ रहेंगे और तभी उसे मिल जाएगी सिटीजनशिप, लेकिन वो सिर्फ 3 देशों के लिए था, 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और इन तीनों देश में से सिर्फ 6 कम्युनिटीज़ के लिए ये चीज़ की गई थी, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट। ये था ये अमेंडमेंट 2019 वाले अमेंडमेंट में। लेकिन इसका विद्रोह हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें मुस्लिम का नाम नहीं था, इसलिए इसका विद्रोह वगैरह हुआ था कि इसमें मुस्लिम का नाम क्यों नहीं है, ठीक है। चलो आई थिंक हाँ बच गया, ये वाला बच गया। लूज़ कर सकते हैं 3 वे में सिटीजनशिप मिलने का, तो 5 तरीका याद रखना, 5 तो तरीका याद रखना और 5 है वो भी याद रखना। लूज़ कर सकते हैं 3 वे में, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रिवेशन। रिनाउंसिएशन में क्या है कि अपनी मर्जी से कोई त्याग दिया, उसको अपनी मर्जी से वो बोला कि हमको आज से इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मुझे कनाडा का चाहिए, तो वो रिनाउंसिएशन, अपनी मर्जी से त्यागना। टर्मिनेशन में क्या है कि वो जाकर किसी और देश का सिटीजनशिप ले लिया है, कनाडा का मान ले लिया है, लेकिन यहाँ बताया नहीं, बिन बताए वो कहीं जाकर सिटीजनशिप किसी और देश का ले लिया है, तो उसकी यहाँ पे अपने आप उसकी सिटीजनशिप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ नहीं बताया, वो कहीं और जाकर ले लिया है। रिनाउंसिएशन में बता के सब कुछ करके गया है यहाँ पे, ठीक है।
डिप्रिवेशन में क्या है कि इसमें कि उसे वंचित कर दिया जाएगा। डिप्रिवेशन का मतलब उसे वंचित कर दिया जाएगा सिटीजनशिप से। किस बेसिस पे वंचित किया जाएगा? अगर वो डॉक्यूमेंट अपना फर्जी जमा रखता है, अपना डॉक्यूमेंट जो है फर्जी देता है, फॉल्स गलत डॉक्यूमेंट देता है, तो उसकी सिटीजनशिप डिप्राइव कर दी जाएगी, उसको वंचित कर दिया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप से। दूसरा क्या है कि अगर वो कंट्री के लिए डिसलॉयल हो, अगर वो गद्दार हो कंट्री के लिए, इंडिया के लिए वो डिसलॉयल हो, तो उसको क्या, उसकी सिटीजनशिप को उससे वंचित कर लिया जाएगा, मतलब डिप्राइव कर दिया जाएगा। तो ये 2 रीजन्स पे सिटीजनशिप, इंडिया का सिटीजनशिप डिप्राइव कर दिया जाता है, उसको हटा लिया जाता है, ले लिया जाता है सिटीजनशिप वापस। ठीक है, ये हो गई। आई होप समझ में आ गया होगा, सब चीज़ तो हो गया। हाँ चलो, तो आज ये एवरीथिंग कंप्लीटेड ना। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब याद रखना, सिटीजनशिप एक्ट 1955 अमेंडमेंट एक बार हुआ, लास्ट अमेंडमेंट कितने बार आज तक हुआ वो याद रखना। अक्वायर वाला और लूज वाला याद रखना। ठीक है, ये तो याद ही रहेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का डेट सबको पता है, तो इससे याद रहेगा। आर्टिकल सिर्फ याद रखना कि 5 से 11 तक सिटीजनशिप आर्टिकल है पार्ट 2 में। ठीक है, अगर इस सब पढ़ के थोड़ा थोड़ा याद हो जाता तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। चलो ठीक है, फिर हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ लेना। ठीक है, और वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन अगर समझ आया तो प्लीज़ कर देना, और कमेंट तो कर ही देना, शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हमारे ऐसे, क्योंकि ये कंटिन्यू रहने वाला जब तक पॉलिटी खत्म नहीं होती, और फिर उसके बाद और भी सब्जेक्ट्स हम करेंगे। चलो, तब तक के लिए थैंक यू।